Hello everyone, good morning to all, सुप्रभात and welcome back to my channel। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 और 8 अप्रैल के करंट अफेयर्स। क्योंकि कल तो संडे था और संडे को करंट अफेयर्स आया नहीं था, लेकिन 12 बजे मैंने वीकली करंट अफेयर्स ज़रूर अपलोड किया था, जिस पे हमने इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट पर्सन पूरे हफ्ते में जो भी थे और इसके अलावा नेशनल न्यूज़, जीआई टैग जो भी न्यूज़ में था वो भी डिस्कस किया था और 30 क्वेश्चंस का क्विज था। आई होप आप लोग ने उस वीडियो को देखा है, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जाके देखिए और वहाँ से वीडियो को आप देख सकते हैं। और उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी थी। वैसे ही डेली करेंट अफेयर्स हमारा सुबह 8 बजे होता है। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी एग्जाम, रेलवे, डिफेंस, स्टेट और यूपीएससी एग्जाम के लिए सभी के लिए ज़रूरी है, ये बेनिफिशियल है। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से। सिंपली सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन करेंट अफेयर्स या फिर पूजा जैन CA 247 टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एसएससी की सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट की है। जो भी स्टूडेंट हैं, नए हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं बस 2 मिनट आपका लूँगी। अभी तक मैंने एसएससी सीजीएल 2022 में सभी शिफ्टों में हिस्ट्री के आए हुए क्वेश्चंस करा दिए हैं और 2023 का भी आधा पार्ट हो गया है, आधा पार्ट आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम जेईई के देखेंगे, हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन सभी शिफ्ट में आए हुए, और फिर हम सीपीओ के देखेंगे और उसके बाद थ्योरी स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री की। तो एटलीस्ट आपके पास तब तक अच्छे सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, पॉइंट्स भी हो जाएंगे और समझ भी हो जाएगी कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए एग्जाम के लिए और कौन से टॉपिक को हम छोड़ सकते हैं। क्लियर है? सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे 7 अप्रैल के बारे में। 7 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि 7 अप्रैल को ही WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी थीम है माई हेल्थ माई राइट्स, ठीक है। आप देख पाएंगे कि WHO का फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और ये फोर्स में कब आया था? तो 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 में ये फोर्स में आया था और पहली बार 1950 में इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था। ओके, तो आज का इंपॉर्टेंट डे तो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। ओके, तो सबसे पहली पर्सन जो न्यूज़ में, और मुझे लगता है कि ये एग्जाम में ये नाम आपको मिल सकता है, ठीक है। इनको मैं 3 स्टार यहाँ पर दे रही हूँ, बिल्कुल ये नाम एग्जाम में बनने लायक है। हम बात कर रहे हैं बिल्किश मीर के बारे में। बिल्किश मीर, इन्हें हम क्वीन ऑफ वाटर स्पोर्ट भी कहते हैं, इन्हें हम क्वीन ऑफ वाटर स्पोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो बिल्किश मीर द फर्स्ट इंडियन वीमेन जूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक। आप सभी को पता ही है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं पेरिस ओलंपिक, और उन पेरिस ओलंपिक में जम्मू एंड कश्मीर या कह सकते हैं इंडिया की पहली वीमेन जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, उनका नाम है बिल्किश मीर और ये जूरी मेंबर की तरह सर्व करने वाली हैं। जब हमारे 19 नंबर के एशियन गेम्स हुए थे चाइना होंगजाओ में, तब भी ये जूरी मेंबर रह चुकी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वाटर स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, मतलब एक काइकिंग और कैनोइंग। तो अभी जो ओलंपिक का क्वालिफाइंग राउंड होने वाला है टोक्यो में 18 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में, तो इसमें ये जूरी मेंबर रहेंगी, तो इसलिए इनका नाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में कि काइकिंग और कैनोइंग को ओलंपिक्स में कब शामिल किया गया, तो जब 1924 के पेरिस ओलंपिक होते हैं तब पहली बार वाटर स्पोर्ट में इन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन वो भी केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। पहली बार जो मेडल टैली के साथ इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है वो 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में लाया जाता है, लेकिन केवल और केवल मेल एथलीट के लिए। और जब 1948 के लंदन ओलंपिक्स होते हैं तब काइकिंग और कैनोइंग को मेल और फीमेल दोनों के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, अगली जो पर्सन है इनको मैं 4 स्टार देना चाहूंगी, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले पेपर के लिए, ठीक है। नाम है विंध्या रानी देवी। विंध्या रानी देवी विन्स ब्रोंज मेडल इन IWF वर्ल्ड कप, ठीक है। अभी IWF वर्ल्ड कप हो रहा है कहाँ पर? फुकेट, थाईलैंड में, और केवल 2 ही इंडियन वेट लिफ्टर हैं, केवल 2 ही ऐसी वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। एक तो विद्या रानी देवी है जिनको यहाँ पे कांस्य पदक या फिर आप कह सकते हैं ब्रोंज मेडल मिला है, ठीक है। सेकेंड जो प्लेयर है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है वो मीराबाई चानू है, और मीराबाई चानू को कोई मेडल नहीं मिला, उनकी रैंकिंग 12th पोजीशन पे है। लेकिन आपको पता ही है कि मीराबाई चानू एकमात्र ऐसी वेट लिफ्टर है इंडिया से जो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की हुई है, ठीक है।
अब हम वापस अपने न्यूज़ पे आते हैं। नाम है विद्या रानी देवी और इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। इसके पहले जब बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022 में, तब इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। किस कैटेगरी में? तो 55 kg कैटेगरी में इन्होंने जीता है। अब बात करते हैं गोल्ड किसने जीता है। तो गोल्ड देखेंगे, नॉर्थ कोरिया की वेट लिफ्टर है जिनका नाम है कैंग ह्योन ग्योंग। इन्होंने बेसिकली गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। ठीक है, डन। नेक्स्ट है व्हाट इज द IWF, मतलब इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसका फॉर्मेशन तभी हुआ था जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, मतलब 1905 में हुआ था इसका फॉर्मेशन। और एक गवर्निंग बॉडी है जो मेंस एंड वीमेंस वेट लिफ्टिंग के लिए बनाई गई है और रिकॉग्नाइज है, मान्यता प्राप्त है। कहाँ से? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से। वर्तमान में 193 मेंबर कंट्री है और हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में, जबकि प्रेसिडेंट है मोहम्मद हसन जालूद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है मिनीश शाह। इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ NCDFI, मतलब नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं। नाम है मिनीश शाह। रिसेंटली नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया की बोर्ड मीटिंग हुई थी, सभी बोर्ड मेंबर्स आए और वोटिंग हुई, इलेक्शंस हुए, एंड देन इलेक्शन के बाद इन्हें चेयरमैन बनाया गया है। अब जब भी इलेक्शन होते हैं एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो कि सारा इलेक्शन का करवाने का काम, उसे रेगुलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे आनंद के, जिनका नाम है प्रवीण चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। एक एपेक्स बॉडी है डेयरी रजिस्टर कोऑपरेटिव्स के लिए, जिसका फॉर्मेशन 7 दिसंबर को 1970 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन है रघुराम, डॉक्टर रघुराम रिसीव फेलोशिप ऑफ अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन। तो रिसेंटली अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर रघुराम को फेलोशिप अवार्ड किया है वॉशिंगटन DC में, और ये 3rd नंबर के सर्जन बन गए हैं पूरे साउथ एशिया से जिन्हें ये फेलोशिप दी जा रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ इन्हें ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी के लिए ये फेलोशिप दी जा रही है, और अमेरिका की ये जो ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस सर्जिकल फील्ड में देने वाली ये फेलोशिप बताई जाती है। डॉक्टर रघुराम जो है इनको कई सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड इन्हें 2015 में मिला था। ठीक है, आज की लास्ट पर्सन जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम है एस्ट्रिड शोमेकर ऑफ जर्मनी, अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ CBD। व्हाट इज द CBD? मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, जब अर्थ समिट हुआ था रियो द जेनेरियो में 1992 में, 1992 में जब अर्थ समिट हुआ था, तब वहां पे इस कन्वेंशन पे साइन किए गए थे कि हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, और 1993 से ये इफेक्ट में आया था। तो उसी कन्वेंशन के बारे में बात हो रही है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हैं जिनका नाम है एस्ट्रिड शोमेकर, और ये 8th नंबर की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है और पहली पर्सन है जर्मनी से जो इस पोजीशन पे पहुंची है। इनकी अपॉइंटमेंट किसने की है? तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इनकी अपॉइंटमेंट की है। डन। अब बात करते हैं हम देश विदेश की खबरों पे। यही कुछ पर्सन थे जिनके बारे में हमें डिस्कस करना था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जल्दी से लिंक को एक बार शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप किसी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हो तो उस ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, और पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, और लाइक बटन पर क्लिक करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम एक वेबसाइट के बारे में जिसे पंजाब में इलेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए लॉन्च किया गया है, और नाम है बूथ राबता। तो पंजाब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है बूथ राबता, जो कि इलेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करेगी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जहां पर इसे लॉन्च किया गया है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं मालेर कोतला डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने इसे लॉन्च किया है, और पहली बार यहाँ पर जो यंग वोटर्स हैं जो वोट करने जाएंगे वो सर्टिफिकेट को भी वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे कि हाँ हम वोट करके आए हैं, हमारा पहला वोट है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम एक और टेक्नोलॉजी के बारे में। कुछ समय पहले एक टेक्नोलॉजी न्यूज़ में आई थी जिसका नाम था डीप फेक। आपने देखा होगा कई सारे एक्टर, एक्ट्रेस एंड पॉलिटिशियन की जो पिक्चर्स थी उनको मॉर्फ किया गया था, उनमें एडिटिंग की गई थी,
या कई बार पॉलिटिशियन कुछ बोलते हैं, उनकी जो वॉइस है, स्पीच है, उसको भी अलग भाषा में ट्रांसलेट कर लिया जाता है, या पिक्चर का कॉन्टेक्स्ट जो है या पिक्चर के जो कैप्शंस होते हैं वो चेंज कर लिए जाते हैं। तो ये सब डीप फेक के अंदर हो रहा था। डीप फेक बहुत एडवांस है क्योंकि उसमें बहुत एडवांस AI टेक्नोलॉजी टूल का इस्तेमाल किया जाता है। उसका ये छोटा भाई है जो अभी न्यूज़ में है, जिसका नाम है शैलो फेक। तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे कंसर्न रेज किया है। तो 2024 इंडिया इलेक्शन रेज कंसर्न अबाउट द डीप फेक एंड द शैलो फेक मिस इन्फॉर्मेशन। और AI टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है, तो डिटेक्शन करना, आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। और इसे कम करने के लिए ही रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिथ वर्सेस रियलिटी प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया था, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिथ वर्सेस रियलिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, लाइक डीप फेक, shallow fake is also an act of morphing people's picture and using them for the malicious activity। गलत कामों में उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जैसे कि डीप फेक में हम एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे थे, बट यहाँ पर जो शैलो फेक है इसमें सिंपली कोई भी पर्सन बेसिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर से इसमें एडिटिंग कर सकता है। यहाँ पे फोटो की एडिटिंग पॉसिबल है, आप जो स्पीच बोल रहे हैं उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, आप वीडियो की स्पीच को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कैप्शन को चेंज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 में भी कहा गया था कि इंडिया फर्स्ट रैंकिंग में है इन द फेसिंग द रिस्क ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। तो ऑलरेडी इंडिया इस मामले में फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे रिपोर्ट की डिस्कशन हो ही रही है, तो एक और हम रैंकिंग पे डिस्कशन करने वाले हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग। ठीक है, ये रैंकिंग क्या बताती है कि हमारा शहर, हमारा देश कितना आगे है या कितना एडवांस है बिजनेस के लिए। अगर आप नया बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं तो वो आपकी वहाँ की गवर्नमेंट किस तरीके से पॉलिसीज बनाती है और एक अच्छा एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई कितनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ और फिजिकल पॉलिसी क्या है, इन कुछ पैरामीटर्स पे बेसिकली इस रैंकिंग को पब्लिश किया जाता है, जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग। रिसेंटली इसे रिलीज किया गया है। तो आप देखेंगे टॉप कंट्री कौन सी है, तो सिंगापुर, डेनमार्क एंड USA। तो सिंगापुर, डेनमार्क एंड US आर द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड टू कंडक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। क्लियर, आप यहाँ पे सिंगापुर का स्कोर भी देख पा रहे होंगे, 8.56 है। फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर, देन डेनमार्क और फिर USA है। यहाँ देखो ये टॉप 10 में कहीं भी आपको इंडिया तो नहीं मिल रहा है। तो इंडिया कहाँ है? इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ तो इंडिया बहुत पीछे है, लेकिन ये टॉप 3 इंप्रूविंग कंट्री की लिस्ट में ऐड है। ठीक है, टॉप 3 इंप्रूविंग कंट्री की लिस्ट में आप देखेंगे ग्रीस, अर्जेंटीना और इंडिया देखने को मिलेगा। तो इंडिया टॉप 3 इंप्रूविंग कंट्री की लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और कहा गया है इस रिपोर्ट में कि इकोनॉमिक ग्रोथ 24 से 28 के बीच में इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और सबसे ज़्यादा जो FDI देखा जाएगा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जब कोई विदेशी इन्वेस्टर भारत की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो 2024 से 28 के बीच में ये FDI जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में देखने को मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि अब बहुत सारे इन्वेस्टर या बहुत सारे बिजनेसमैन एक नया मार्केट खोज रहे हैं और चाइना से कंपनीज को शिफ्ट करने के लिए एक अदर प्लेस देख रहे हैं, और इंडिया इसके लिए बेस्ट है, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इंडिया का स्कोर देख सकते हैं। जो टॉप 3 इंप्रूविंग कंट्रीज है उसमें ग्रीस, अर्जेंटीना और इंडिया है। इंडिया का स्कोर 1.08 है, वहीं सिंगापुर 8 पॉइंटर्स में था, ये 1.08 में है। उसकी रैंकिंग 51 नंबर पे है। मोस्ट इंप्रूविंग कैटेगरी किसमें हमने सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है, तो FDI पॉलिसी। आप लोग ने देखा कि स्पेस सेक्टर में अप टू हम 100% FDI लेकर आ गए हैं। फिर फॉरेन ट्रेड एंड एक्सचेंज कंट्रोल और टैक्स रिजीम, इन कुछ पैरामीटर्स के कारण भारत को टॉप 3 इंप्रूविंग कंट्री की लिस्ट में रखा गया है। डन। नेक्स्ट, महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर sign $100 million deal with the Airbus Atlantic for component production। तो रिसेंटली महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर ने एक डील साइन की है, $100 मिलियन की डील है। किसके साथ? एयरबस एटलांटिक के साथ। क्यों डील साइन की है? तो ये क्या करेगा, महिंद्रा ग्रुप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा एंड डिलीवरी करेगा मेटेलिक कंपोनेंट की फॉर द एंटायर एयरबस कमर्शियल एयरक्राफ्ट फैमिली, जिसमें A320 फैमिली भी यहाँ पे शामिल है। लगभग 2300 वैरायटी के मेटेलिक कंपोनेंट्स को ये फ्रांस की एयरबस एटलांटिक को ट्रांसफर करने वाला है। ठीक है, इसलिए डील साइन हुई है। हालांकि 2015 से ही महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर एयरबस को कंपोनेंट ट्रांसफर करता आया है।
ठीक है। नेक्स्ट है सतलज जल विद्युत निगम, जिसका नाम है SJVN, अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या होता है, कोई भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, उनकी समाज के प्रति भी तो कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि पेड़ पौधे लगवाओ, एनवायरनमेंट के लिए, हेल्थ और एजुकेशन में काम करो, करना चाहिए। तो उनका अपना एक सेपरेट फंड होता है और उससे वो क्या करते हैं, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाते हैं। तो लगभग 450 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपीस हमारे SJVN ने इन्वेस्ट किए थे हमारे सोशल जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो SJVN लिमिटेड वॉज अवॉर्डेड द 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 फॉर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज द CIDC, मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल ने रिसेंटली 2 अलग अलग कैटेगरी में SJVN को अवार्ड दिए हैं। वो 2 अलग अलग कैटेगरी कौन कौन सी हैं, अचीवमेंट अवार्ड फॉर द सोशल डेवलपमेंट एंड द क्रिएटिंग इम्पैक्ट, एंड CIDC पार्टनर इन द प्रोग्रेस ट्रॉफी। डन, ये 15th एडिशन था। अभी बात हो रही है सतलज जल विद्युत निगम के बारे में, जो कि एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। इसका फॉर्मेशन 24 मई 1988 को हुआ था और एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के बीच में। ठीक है, इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता कपूर है और इनका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो 1500 मेगावाट का नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन है, जो कि हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट है और लास्ट न्यूज है, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट है, कोस्ट गार्ड इनोग्रेट्स एक्वेटिक सेंटर एट मंडपा तमिलनाडु। सो मंडपा तमिलनाडु रामेश्वरम में इंडियन कोस्टल गार्ड के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल ने एक्वेटिक सेंटर लॉन्च किया है इंडियन कोस्टल गार्ड के लिए। ठीक है, न्यूज़ इतनी सी ही थी, लेकिन हम कुछ और बातें करेंगे कि 1 फरवरी 1 Feb 1977 को रुस्तम जी कमेटी की रिकमेंडेशन पे इंडियन कोस्टल गार्ड का फॉर्मेशन होता है। उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो मोरारजी देसाई होते हैं। क्लियर है। पहली शिप जो इंडियन कोस्टल गार्ड को दी जाती है वो है ICGS कुत्तर, जो कि पहले नेवी ऑपरेट करता था, फिर बाद में इसको कोस्टल गार्ड को दे दी गई। पहले डायरेक्टर जनरल कोस्टल गार्ड के कौन रहे हैं, वाइस एडमिरल VA कमाथ रहे हैं। और 1 फरवरी को हम इंडियन कोस्टल गार्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। अब इंडियन कोस्टल गार्ड के 5 रीजनल कमांड सेंटर भी हैं, तो आपको इनको याद रखना है, मैच द कॉलम में आ जाता है। नॉर्थ वेस्ट का जो आप देखेंगे, अगर आप मैप में समझोगे तो ज़्यादा मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। इस तरीके से बना लेते हैं। ये गुजरात वाला, ये नॉर्थ वेस्ट का जो है इसका कमांड है आपका गांधीनगर गुजरात में। फिर यहाँ पे वेस्ट में मुंबई में मिल जाएगा आपको, ईस्ट में चेन्नई में मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में कोलकाता में, और फिर आपके अंडमान एंड निकोबार में। तो टोटल 5 कमांड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा ऑन अर्थ रेडी फॉर इट्स कॉस्मिक फोटो शूट। तो पूरे वर्ल्ड का या अर्थ का सबसे बड़ा जो कैमरा है, लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा, इसे तैयार करा है US डिपार्टमेंट ने। US डिपार्टमेंट के साइंस ने, जिसको फंड भी US डिपार्टमेंट ने ही किया है। और ये 3200 मेगापिक्सल का कैमरा है। समझ रहे हो, 32 मेगापिक्सल का ये कैमरा है, जिसका नाम है लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा। ये बिल्कुल अब तैयार है और तैयार होने के बाद एक कॉस्मिक फोटो शूट करेगा, मतलब डार्क मैटर्स की पिक्चर को कैप्चर करेगा, यूनिवर्स के डिफरेंट मासेस की इंफॉर्मेशन को, यूनिवर्स के डिफरेंट ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को या पिक्चर्स को कैप्चर करने का काम करेगा। इसके अलावा ये रिप्लेस करेगा वेरा सी रुबिन ऑब्जर्वेटरी में रखे हुए ऑलरेडी जो कैमरा है उसको रिप्लेस करने का काम करेगा चिली में। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स रिसीव्स फर्स्ट इंडिजीनियस क्रैश फायर टेंडर। ये देखेंगे, ये क्रैश फायर टेंडर है जिसको एक MSME कंपनी ने तैयार किया है, मेड इन इंडिया है, और इसको रिसेंटली रिसीव किसने किया है, इंडियन एयरफोर्स ने किया है। और 291 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसमें आया है। इसके कई सारी व्हीकल्स को रेडी किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपको मैं करंट अफेयर से रिलेट करके बताऊंगी। क्वेश्चन ये बोलता है कि अशोक के कई सारे इंस्क्रिप्शन देश के अलग अलग कोने से मिले हैं। जेम्स प्रिंसेप ने जैसे डेसिफर किया था, ठीक है, सारी बातें सही हैं। अब अशोक के कई सारे नाम मिलते हैं, जैसे कि प्रिय नाम प्रियदर्शी, और ऐसे ही कुछ इंस्क्रिप्शन में अशोक का नाम रायो अशोक या किंग अशोक देखने को मिलता है। तो वो कौन सी जगह है जहां पर स्टोन इंस्क्रिप्शन में अशोक का नाम रायो अशोक देखने को मिला?
तो यहाँ पर आपको 4 इंस्क्रिप्शन की साइट दिख रही हैं। सही आंसर है कंगनहल्ली। तो कंगनहल्ली जो साइट है इसको हम सनाती बुद्धिस्ट साइट के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ये यहाँ पर न्यूज में है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सनाती बुद्धिस्ट साइट के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सनाती एक विलेज है जो कि भीमा नदी के किनारे सिचुएटेड है। कहाँ पर? चित्तरपुर तालुका ऑफ कालाबुरगई गुलबर्गा में, ठीक है। यहाँ पर ये जो एरिया है वो एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर एक जो मंदिर है जिसका नाम है चंद्राला परमेश्वरी टेम्पल, जिसके लिए जाना जाता है। कुछ समय पहले जो काली जी का टेम्पल था यहाँ पे, उसकी जो छत थी वो कोलैप्स हो गई थी, और कोलैप्स होने के बाद जब यहाँ पे एक्सकवेशन किया गया इस कॉम्प्लेक्स में, तब हमको यहाँ पर इस साइड के एविडेंस देखने को मिले थे जो कि अशोक के एडिक्ट से रिलेटेड है। और यहाँ पर जो एडिक्ट्स हमको मिलते हैं वो ब्राह्मी भाषा में और प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ठीक है। इसलिए हिस्टोरियन ने ध्यान को आकर्षित किया इस तरफ। और यहाँ पर जो स्टोन पोर्ट्रेट है वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें केवल मौर्यन एम्पायर की यहाँ पे इमेज भी मिलती है, और इसके अलावा रायो अशोक यहाँ पे इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वो भी ब्राह्मी लैंग्वेज में। यहाँ पर बिलीव है कि पूरी जो कंस्ट्रक्शन फेज हो रहा है या पूरी जो साइट है जहाँ पर एक्सकवेशन किया जा रहा है, ये मौर्यन, अर्ली सातवाहन और लेटर सातवाहन से एसोसिएटेड है, जो कि 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD के बीच से बिलोंग करती है। इसलिए ये साइट अभी न्यूज में है, तो मैंने इसकी लोकेशन आपको क्लियर कर दी। चलिए बात करते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे 2024। हमने नेशनल मैरीटाइम वीक सेलिब्रेट किया, 61st नंबर का वीक था जिसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है नेशनल मैरीटाइम डे जो कि 5 अप्रैल को मनाया, उसकी थीम क्या थी? तो ये हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ने डिसाइड की है और नाम है नेविगेट द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सनाती बुद्धिस्ट साइट रिसेंटली सीन की गई न्यूज में, आप बताइए कहां पर है? आंसर हो जाएगा कर्नाटका में है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 19th नंबर की एनुअल सेक्रेटरीट मीटिंग SCO की कहां पर हो रही है? सिंपल शब्दों में बोला जाए कि 2024 में SCO की प्रेसिडेंसी किसके पास है? तो 2023 में तो प्रेसिडेंसी भारत के पास थी। SCO की जितनी भी मीटिंग 2023 में हुई है वो इंडिया में हुई है, लेकिन 2024 को होस्ट कौन कर रहा है? आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान कर रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इस मीटिंग में इंडियन डेलीगेट्स को लीड कर रहे हैं कौन? अजीत डोभाल। अगर मैं SCO के बारे में बात करूं तो पूरा नाम क्या है? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 में बीजिंग चाइना में फॉर्मेशन हुआ था, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है बेसिकली। सेक्रेटरी जनरल है जेंग मिंग, और पहले 8 कंट्री थी, अभी 9 कंट्री हो गई हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2023 में ही ईरान ने SCO को ज्वाइन कर लिया है। तो ईरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके मेंबर है। 3 ऑब्जर्वर कंट्री भी हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस एंड मंगोलिया, ठीक है। समिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो समिट आप देख पाएंगे 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान ने होस्ट किया था, 2023 में इंडिया, और अभी अस्ताना कजाकिस्तान इसे होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है इन अप्रैल 2024 विच कंट्री हैज ऑफिशियली लॉन्च इट्स ई-वीजा प्रोग्राम फॉर सेवरल कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। तो रिसेंटली वो कौन सी कंट्री है जिसने ई-वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया है कई सारी कंट्री में, जिसमें भारत भी शामिल है? तो आंसर हो जाएगा जापान, और ये 90 डेज की वैलिडिटी के साथ तैयार है। नेक्स्ट है रिसेंटली वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में नया मेंबर किसे अपॉइंट किया गया है? ये न्यूज हमने इंपॉर्टेंट पर्सन में देखी थी, आंसर हो जाएगा राकेश मोहन। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि विंध्या रानी देवी, जिन्हें रिसेंटली ब्रोंज मेडल मिला हुआ है थाईलैंड में, वो किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? 4 यहाँ पे खेलों के नाम मेंशन है, आप बस सही आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर भी करके जाएंगे। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।